हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। यहाँ हम यूजीसी नेट ज्योग्राफी के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी विगत वर्षों में यूजीसी नेट का जो एग्जाम हो रहा है हुआ है, उन एग्जाम्स में किस तरीके के प्रश्नों को यूजीसी नेट ने, ध्यान रखिएगा, हालांकि एनटीए एग्जाम को कंडक्ट कराती है, उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है, उन प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। उन प्रश्नों के साथ साथ उन प्रश्नों के जवाब को देखते हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए वो इंपॉर्टेंट तथ्य जो इस प्रश्न को हल करने में सहायक हो सकते हैं, उन तथ्यों को भी हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ हमने जो सीरीज शुरू की है यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें हमने इसे सेगमेंट वाइज डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी से पूछे गए प्रश्नों पर। यानी आप क्या कह सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, सबसे पहले हम इसकी सीरीज को लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमारी जो पिछली वीडियो थी, पिछली वीडियो में भी हमने भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न ही डिस्कस किए थे और आज भी हम यह चर्चा में लाएंगे। जब तक भू आकृति विज्ञान के सभी प्रश्न हम हल नहीं कर लेते, तब तक फिर हम अगली यूनिट या अगले सेगमेंट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप के परिमाण से प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्रश्न में आपको क्या देखना है, पूछा क्या गया, भूकंप के परिमाण से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भूकंप का परिमाण क्या है। दूसरी बात, प्रश्न में आपको क्या नोट करना है कि जल्दबाजी में पढ़ते हुए आप नहीं शब्द ना भूल जाएं। प्रश्न में क्या है, प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है, तो यहाँ यह ध्यान रखेगा कि प्रश्न नकारात्मक है यानी नहीं है वाला पूछा गया है। ऑप्शन में क्या है, विखंडित, ऑप्शन ए है विखंडित भ्रंश खंड की लंबाई, बी क्षति की प्रचंडता, सी केंद्र की गहराई और डी है भूकंप से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, यह प्रश्न मार्च 2023 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। अब ठीक है, अब हम प्रश्न पर लौटते हैं। प्रश्न में पूछा गया है भूकंप के परिमाण से प्रत्यक्षता संबंधित ना हो जो। ठीक है, अब यहां प्रश्न यह है कि भूकंप का परिमाण क्या है ना। देखिए, भूकंप क्या है, भूकंप पृथ्वी के धरातल पर होने वाली हलचल। ये हलचल बहिर्जात बल की वजह से भी हो सकती है और अंतर्जात बल की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, आकस्मिक अचानक से हलचल होती है, जिस बिंदु से यह उत्पन्न होती है उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है ना। और भूकंप को समझते हुए हमने ये सारी चीजें पढ़ी भी हैं। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में विजिट करिए, भूकंप टाइप करिए, आपको वहां भूकंप से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे भूकंप के परिमाण के बारे में। ध्यान रखें, भूकंप को मापने की दो विधियां हैं या दो विधियों के आधार पर आप भूकंप को माप सकते हैं। जो पहली विधि है वो है भूकंप के परिमाण के आधार पर। देखिए, परिमाण को समझने के लिए आपको एक शब्द ध्यान रखना है, क्वांटिटी। जहां भी क्वांटिटी की बात आएगी, संख्या की बात आएगी, वहां इसका मतलब है परिमाण। ठीक है, तो परिमाण को मापना यानी परिमाण शब्द कहीं आए तो ध्यान रखें क्या, यानी क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है, संख्या के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो भूकंप को दो तरीके से मापा जा सकता है, एक तो परिमाण के आधार पर, दूसरा उसकी तीव्रता के आधार पर। ठीक है, तीव्रता का मतलब यह कि किसी क्षेत्र में क्षति कितनी हुई है, क्योंकि आप उसे कैसे आप उसे तीव्रता के आधार पर माप सकते हैं कि कहीं किसी जगह पर धरती हिली है और धरती के हिलने के फलस्वरूप वहां पर कैसे किस प्रकार की क्षति देखने को मिली है, तो कहा जाएगा कि भूकंप को हमने यहाँ किस आधार पर मापा है, तीव्रता के आधार पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यदि परिमाण की बात की जाए यानी क्वांटिटी यानी मात्रा, और यदि भूकंप कहीं मात्रा, भूकंप की मात्रा ध्यान रखें ऊर्जा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भूकंप में ऊर्जा ही निकलती है, तो ऊर्जा की मात्रा कितनी रही है ये परिमाण बताएगा। और धरती कितनी हिली है ये कहां से पता चलेगा, यह तीव्रता के मापन से पता चलेगा। ठीक है, तो भूकंप को मापने के स्रोत में ध्यान रखिएगा, भूकंप के सोर्स या स्रोत पर ऊर्जा की मात्रा कितनी है, ऊर्जा की
मात्रा की बात जब की जाएगी, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं भूकंप के परिमाणात्मक परीक्षण के बारे में। कैसे मापा जा रहा है? परिमाण के आधार पर जब मापा जा रहा है, ठीक है। तो उत्पन्न हुई जो भी ऊर्जा की मात्रा है उसके आधार पर हम भूकंप की गणना करेंगे। मात्रा के आधार पर भूकंप की गणना करेंगे, ठीक है। और जब हम तीव्रता की बात करते हैं, यानी उस पूरे क्षेत्र में जहां भूकंप आया उसमें धरती कितनी हिली, यह बताएगा उसकी तीव्रता, ठीक है। कितनी हलचल वहां पर हुई, ये क्या है? ये तीव्रता है, ठीक है। जब हम बात करेंगे परिमाण यानी संख्या की, तो आप देखिए आपके पास ऑप्शन में कहां संख्या दिख रही है, ठीक है। एक ही बात करें, विखंडित भ्रंश खंड की लंबाई को मापा जा सकता है मात्रा के आधार पर, यानी यह किससे संबंधित होगा? भूकंप के परिमाण से संबंधित होगा, ठीक है। जबकि पूछा क्या गया है? प्रत्यक्ष संबंधित ना हो, ठीक है। बी क्या है? क्षति की प्रचंडता। जब हम क्षति की प्रचंडता की बात करते हैं तो अब यहां पर आप मात्रा नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। लेकिन हम तीसरा ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। तीसरा आंसर क्या है? केंद्र की गहराई। जहां केंद्र की गहराई की बात की जा रही है, इसका मतलब कि अब हम इसे माप सकते हैं, गहराई, परिमाण, ठीक है। और डी यानी भूकंप से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा। ये तो स्पष्ट रूप से आपको पता चल रहा है कि ये परिमाण के बारे में ही है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से क्या भूकंप के परिमाण से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है? क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी, क्षति की प्रचंडता। ये परिमाण के आधार पर नहीं मापी जा सकती, ठीक है, ध्यान रखना है। तो परिमाण के बारे में आप क्या कह सकते हैं? परिमाण एक संख्या है, ठीक है। परिमाण एक ऐसी संख्या है जो भूकंप के सापेक्ष, यानी किसी क्षेत्र में भूकंप आया है ना, तो भूकंप के सापेक्ष अब ये किसकी गणना करता है? ये गणना करती है आकार के बारे में, कि यदि कहीं भूकंप आया है तो जो क्षति हुई है, मान लीजिए, तो उस पूरे क्षेत्र में जो क्षति हुई है उसका आकार आप कैसे बता सकते हैं, उसकी संख्या कैसे बता सकते हैं? यही दरअसल परिमाण है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, हम किसके माध्यम से मापते हैं भूकंप? सीस्मोग्राफ के माध्यम से, जिसमें कुछ ग्राफ आते हैं और ग्राफ के आधार पर बताया जाता है भूकंप की मात्रा वगैरह के बारे में। तो सीस्मोग्राफ में जो भी दर्ज किया जाता है, इसकी अधिकतम गति, ध्यान रखिएगा, जो भी सीस्मोग्राफ में दर्ज किया गया है उसकी अधिकतम गति के माप पर ही परिमाण डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, क्षति की प्रचंडता। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से रासायनिक अपक्षय के उदाहरण हैं? आपको अपक्षय भी पढ़ सकते हैं, आप अक्षय भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। रियल अगर आप शब्द की बात करें जैसे आप अक्षय पढ़िएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अपक्षय के उदाहरण हैं? केमिकल कंपोनेंट की बात की जा रही है यहाँ पर। हालांकि अपक्षय की जब हम बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि अपक्षय किसमें शामिल है। हमने अनाच्छादन की बात की थी, डिनुडेशन की बात की है। अनाच्छादन दरअसल दो प्रक्रियाओं का क्या है? योग है। अनाच्छादन में दो प्रक्रियाएं शामिल हैं, एक तो अपक्षय, ठीक है, और दूसरा अपर्दन। ये दो प्रक्रियाएं शामिल है किसमें? अनाच्छादन की प्रोसेस में ये दो प्रक्रियाएं शामिल हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, जब हम अक्षय और अपर्दन के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर प्रश्न में पूछा जा रहा है अक्षय के रासायनिक प्रकार के बारे में, क्योंकि ध्यान रखिए जो अक्षय है वह 3 प्रकार का होता है, भौतिक या यांत्रिक अक्षय, रासायनिक अक्षय और तीसरा है जैव अक्षय, या आप उसे बायोलॉजिकल भी आपको कई जगह मिल जाएगा। हालांकि जो प्राणीगत है, प्राणीगत अक्षय को बोला जाता है, ठीक है। तीसरा प्रकार आप क्या कह सकते हैं? प्राणीगत अक्षय, ठीक है। तो 3 तरीके से अक्षय, प्राणीगत अक्षय में जंतु, वनस्पति ये शामिल हो जाते हैं। जब हम रासायनिक अक्षय की बात करते हैं, यानी आप ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं, आप हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, जल जहां पर इंपॉर्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या आप कह सकते हैं कार्बोनो, आप उसके लिए एक शब्द ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक तो सबसे पहले ऑक्सीकरण, ठीक है, इसमें O2 यानी ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, ये आपको नोट करना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आप कार्बोनेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, तो इसे आप कार्बोनेशन नोट कर लीजिएगा। कार्बोनेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो अक्षय हो,
है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से खनिज में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन की वजह से जो खनिज में परिवर्तन या शैल में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और तीसरा है जल। ये तीनों कारण हैं जिसे हाइड्रेशन कहते हैं। जल के माध्यम से जो रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये तीन प्रक्रियाएं हैं, इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से रासायनिक अपक्षय होता है, ध्यान रखिएगा। और एक और कारण है सिलिका। सिलिका की वजह से भी रासायनिक, सिलिका का जो पृथक्करण हो जाता है शैलों से, मान लीजिए कोई आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान है, उसमें सिलिका अगर हट गई, सिलिका का पृथक्करण हो गया, मान लीजिए जल बह रहा है बहुत तेजी से, आग्नेय चट्टानें हैं, अब बहुत तेजी से जल के बहने की वजह से आग्नेय चट्टानों से जो सिलिका निकलकर बाहर आई, जो हम नदियों में रेत वगैरह देखते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? ये रासायनिक अपक्षय का ही एग्जाम्पल है, ध्यान रखें। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अपक्षय के उदाहरण है, हम इन्हें देखते हैं। ऑप्शन में है, एक, अधिभ्रंश के साथ चट्टान की गति। ठीक है, दूसरा, लौह धातु में जंग लगना। तीसरा, फेल्डस्पार का मृत्तिका में विखंडन। चौथा, अम्लीय क्रिया। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों से आपको सही उत्तर चुनना है। आपके पास विकल्प ए, बी, सी, डी हैं, जो क्रमशः केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 है। यह प्रश्न मार्च 2023 के यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था, जैसे कि हमने अभी अपक्षय पर बात की। ठीक है, दरअसल सबसे पहले ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है कि अपक्षय क्या है, अपक्षय की क्रिया क्या है। ठीक है, जो अपक्षय की क्रिया है वह यह क्या है? अपक्षय की क्रिया शैलों के वियोजन और विखंडन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अपक्षय मतलब कि कोई शैल या चट्टान यहां पर है, ठीक है, ठीक है, अब इस चट्टान का विखंडन हो गया या वियोजन हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रोसेस दरअसल अपक्षय है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है 2 शब्द, एक तो चट्टान का विघटन, ठीक है, और दूसरा चट्टान का वियोजन, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, हट गया। अब आपको ये दोनों शब्द ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्या है, चट्टान का टूटना फूटना ही अपक्षय है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि ये चट्टानों का टूटना फूटना, टुकड़ों में विभाजित होना, छोटे छोटे कणों में टूट जाना, ये क्या है, छोटे छोटे कणों में विदीर्ण हो जाना, ये दरअसल अपक्षय का ही एग्जाम्पल है, और यह एक स्थैतिक क्रिया है। इसका मतलब अब आप इसकी स्पष्ट डेफिनेशन कैसे समझेंगे कि चट्टानों का टूटना फूटना या चट्टानों का विघटन एवं वियोजन, जिसके माध्यम से चट्टान के ये टुकड़े एक स्थान पर टूटकर बिखर जाते हैं, यह एक स्थैतिक क्रिया है, अपक्षय कहलाती है। अपक्षय के लिए क्या ध्यान रखना है कि चट्टानों का टूटना फूटना और चट्टानों के विघटन और वियोजन के बाद उन छोटे छोटे कणों का एक ही स्थान पर बिखर जाना, ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ चट्टानों के छोटे छोटे कणों का स्थानांतरण शामिल नहीं है। जब इसमें यह स्थानांतरण शामिल हो जाएगा तब इसे हम अपरदन कहते हैं। ठीक है, तब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपरदन कहा जाता है, और ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर अनाच्छादन कहलाती हैं। ठीक है, तो जब चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, चट्टानों का विघटन और वियोजन हो जाए, विघटन और वियोजन यानी एक भौतिक क्रिया के माध्यम से, ताप दाब आदि के माध्यम से, और वियोजन की जब हम बात करेंगे यानी रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से, तो दोनों के माध्यम से जब चट्टानों का टूटना होता है, चट्टान टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, एक ही स्थान पर आकर विदीर्ण विखर जाती है, इस प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। तो ये स्थान विशेष से संबंधित है, स्थैतिक क्रिया है, जबकि अपरदन में इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, और ये कारक के माध्यमों से होता है, जिन्हें अपरदन के कारक कहते हैं। ये नदी,
जल, हिमानी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी, मैं ये मत मान लीजिएगा कि सब कुछ। नदियां, पवन, हिमानी के माध्यम से, तो इनके माध्यम से जब पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब उसे हम अपरदन कहते हैं। अभी ये जो अपक्षय की हमने बात की, चट्टानों के टूटने, विघटन और वियोजन होने की बात की, यहां पर जो रासायनिक कारण है, ठीक है, वही दरअसल रासायनिक अपक्षय है। कि रासायनिक अपक्षय मतलब कि रासायनिक तरीकों से, जैसे जल के माध्यम से, हाइड्रेशन के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से और ऑक्सीजन के माध्यम से यदि चट्टानें टूटती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती हैं, तो फिर इन्हें हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। ठीक है, और हमने जैसे चूना पत्थर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं, हाइड्रेशन मतलब ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कोई पदार्थ है या कोई चट्टान है, मान लीजिए कोई आग्नेय चट्टान है, ठीक है, इस आग्नेय चट्टान में आपने जल दिया, पानी के साथ ये चट्टान, अभी इसका आयतन इतना है, ठीक, अब इसे आपने जल दिया या जल को सोख कर इसका आयतन कुछ इस तरीके का हो गया। आयतन क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि इसने जल को सोख लिया और जल को एब्जॉर्ब करने के बाद, सोखने के बाद इसका आयतन बढ़ गया। इसके जो कण हैं, इन कणों में तनाव महसूस हो गया। ये कण क्या हो गए? इन कणों के बीच तनाव महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि इसका आयतन बढ़ गया। लगभग 88% आयतन बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। जब हम हाइड्रेशन की बात करेंगे तो ध्यान रखें कि जल यानी कोई चट्टान जब या कोई खनिज जल को एब्जॉर्ब करके जल के साथ क्रिया करता है, जल वहां उसके अंदर भीतर प्रवेश कर गया, उसने सोख लिया जल को, अब उसका आयतन बढ़ गया। यहां छोटे छोटे कणों के बीच तनाव काम करने लगता है और यह जो प्रक्रिया है, इसमें चट्टान क्या हो गया? जल को एब्जॉर्ब करके बड़े हो गए, छोटे छोटे, अब इनके बीच में तनाव भी हुआ। ये टुकड़े, इनके बीच में जो कण हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी भी आ जाएगी, है ना, दूरी आ जाएगी। और दूरी के बाद जब यह खनिज सूखेगा, सूखने के पश्चात क्या होगा? इसका ये खनिज का हिस्सा छोटा छोटा ये सूखने के बाद बिखर जाएगा। सूखने के बाद क्या होगा? ये हिस्सा बिखर जाएगा। ये होता है फेल्सपार के साथ। हाइड्रेशन की क्रिया के बाद जो फेल्सपार है वह मृत्तिका में विखंडित हो जाता है, ठीक है, और ये किसके माध्यम से होता है? रासायनिक क्रिया के माध्यम से होता है। तो जब हम बात करेंगे रासायनिक अपक्षय के उदाहरण के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि धातु में जंग का लगना एक रासायनिक क्रिया का, अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, यानी यहां पर दो तो शामिल होगा ही। तीसरा, फेल्डस्पार का मृत्तिका में विखंडन, यह भी बिल्कुल सही बात है, रासायनिक अपक्षय का ही उदाहरण है। पहले की बात करें, अधिभ्रंश के साथ चट्टान की गति। जब चट्टान की गति की बात आएगी, इसका मतलब है यह किसके बारे में है? ये भौतिक अपक्षय के बारे में है, ना कि रासायनिक अपक्षय के बारे में। भौतिक फोर्स, बल कार्य कर रहा है, ताप कार्य कर रहा हो, तब यहाँ पे ये सारी चीजें क्या होंगी? भौतिक अपक्षय का कारण होंगी, ठीक है। तो यहाँ पहले ही चीज शामिल नहीं होगी। चौथी, अम्लीय क्रिया। हम सभी बता सकते हैं कि अम्लीय क्रिया यानी रासायनिक अपक्षय, ठीक है। तो यहाँ 4 भी शामिल होगा। 2, 3, 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए कहां पर है 2, 3, 4। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? ठीक है, कथन क्या है? पहला, अपरदन चक्र का डेविसियन मॉडल भू आकृति विकास की स्थानिक निर्भरता या श्रृंखला पर विचार करता है। हमने अपरदन के चक्र के बारे में भी डिटेल से कवर किया है, ये भी आपको चैनल में मिल जाएगा, विजिट करिए और देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्या है, अपरदन चक्र का डेविसियन मॉडल भू आकृति विकास की स्थानिक निर्भरता श्रृंखला पर विचार करता है। दूसरा कथन है, पेंक का भौगोलिक चक्र मॉडल भू आकृति विकास की काल स्वतंत्र श्रृंखला पर विचार करता है। तीसरा कथन है, डेविसियन भौगोलिक चक्र ने चरण पर अत्यधिक बल दिया और संरचना पर कम ध्यान दिया। और चौथा कथन है, पेंक ने बल दिया कि भू आकृतियों के रूप, उत्थान की अवस्था एवं दर निम्नीकरण की दर से संबंधित है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ABCD 4 विकल्प हैं, कैसे हैं? ऑप्शन है, ए केवल 2, 3, 4, बी केवल 1, 2, 3, सी केवल 2, 3
और डी है केवल 3 और 4। यह प्रश्न भी मार्च 2023 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था यूजीसी नेट के। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में सीधी बात है, एक तो डेविसियन मॉडल पर चर्चा की गई है, अपर्दन चक्र के। ठीक है, अपर्दन चक्र के बारे में किसने कहा? सबसे पहली बार अपर्दन चक्र के बारे में चर्चा की, यानी भू आकृतियों के विकास के बारे में सबसे पहले चर्चा की डेविस ने। ठीक है, WM डेविस ने 1899 में क्या की? सबसे पहले अपना एक सामान्य मॉडल प्रस्तुत किया भू आकृति विकास का, जिसे डेविसियन मॉडल कहा जाता है। इसका पूरा नाम है अपर्दन चक्र का, या आप कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में उन्होंने सबसे पहले कहा। ठीक है, तो जब आप WM डेविस के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, भौगोलिक चक्र की संकल्पना के बारे में डेविसियन ने कहा था सबसे पहले 1899 में। तो ईयर भी नोट कर लीजिएगा, हो सकता है किसी प्रश्न में आपसे पूछ ले। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भौगोलिक चक्र के जो भी उस समय जो सबसे पहले जिसके बारे में चर्चा की गई थी वो इन्होंने की थी। तो भौगोलिक चक्र की संकल्पना किसने दी? सबसे पहले डेविसियन मॉडल। अब हम बात करते हैं, इसमें दो भूगोल वेत्ताओं के बारे में पूछा गया है, दो भू आकृति विज्ञानी के बारे में पूछा गया है, तो डेविस के बारे में, दूसरा पेंक के बारे में। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो भू आकृति विज्ञान से संबंधित मॉडल है ये काफी फेमस है। हालांकि जो डेविसियन मॉडल है, ध्यान रखें, डेविस एक अमेरिकन भू आकृति विज्ञानी थे और जो पेंक है वे एक जर्मन वैज्ञानिक थे। अब इन दोनों में अंतर क्या है? डेविस ने लिखा इंग्लिश में, ठीक है, पेंक ने लिखा पूरी तरीके से जर्मनी में, जर्मन भाषा में। जर्मन भाषा में लिखने की वजह से अब इनका जो ग्रंथ था उसे किसमें चेंज किया गया? ठीक है, उसे चेंज किया गया इंग्लिश में, और जब इसका ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में तो उन्होंने जो समझकर बातें कही उसके बाद उसका कुछ और अर्थ निकाला गया, लास्ट में फिर कुछ और। तो अभी भी ऐसा माना जाता है कि पेंक के सिद्धांतों को सबसे गलत तरीके से ट्रांसलेट किया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गूढ़ जर्मन भाषा में अपने ग्रंथ को लिखा था। ठीक है, तो लैंड फॉर्म के मॉर्फो एनालिसिस की बात इन्होंने की थी, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है कल, और उसी में उन्होंने सारे लैंड फॉर्म्स के बारे में चर्चा की है, अपने सारे स्टेजेस बताए हैं कि कैसे भू आकृति विज्ञान, माफ कीजिएगा, किसी उच्चावच में कैसे परिवर्तन देखने को मिलता है, स्थलखंड में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं डेविस के बारे में। देखिए, सबसे पहले डेविस ने ही दिया, डेविस की आलोचना के क्रम में पेंक आए थे। ठीक है, जब हम डेविस के मॉडल की बात करेंगे, डेविसियन मॉडल की बात करेंगे, तो आपको कुछ चीजें इनके बारे में ध्यान रखनी है कि भू आकृति के विकास के संबंध में जो सामान्य सिद्धांत सबसे पहले दिया था इन्होंने ही दिया था, और इन्होंने किसी भी भू आकृति के विकास में कालक्रम को महत्व दिया। जब कालक्रम को कोई महत्व दे रहा है, इसका मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को वह साथ में लेकर चल रहा है। इसका मतलब किसी भू आकृति के पुराने समय से लेकर क्या क्या उसमें परिवर्तन देखने को मिला, ये कहा डेविसियन ने। ठीक है, यानी डेविसियन ने इसके संरचनात्मक जो उसका महत्व है उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। ठीक है, तो यहां इनके बारे में एक कथन आप ध्यान रखिएगा कि डेविसियन भौगोलिक चक्र ने चरण पर अत्यधिक बल दिया, संरचना पर कम ध्यान दिया। यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी डेविस ने अपने मॉडल में जिन्होंने भू आकृति विज्ञान से संबंधित मॉडल दिया था, या आप कह सकते हैं भौगोलिक चक्र की जिन्होंने संकल्पना दी थी, उसमें उन्होंने भू आकृति विकास के सामान्य जो उनका सिद्धांत था उसमें उसके ऐतिहासिक विकास पर ज्यादा उन्होंने जोर दिया था, जबकि जो संरचनात्मक प्रवृत्ति थी, संरचनात्मक विकास था, उस पर उन्होंने कम जोर दिया। 3 अवस्थाएं बताई उन्होंने किसी भी भूखंड के बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि किसी भूखंड का उत्थान होता है, प्रौढ़ावस्था आती है, और उसके बाद फिर जीर्णावस्था आती है, और अंत में जो वह पूरा क्षेत्र था वह ऊबड़ खाबड़, और एक शब्द उन्होंने दिया पेनीप्लेन, समप्राय मैदान, अंत में वह पेनीप्लेन में क्षेत्र कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उत्थान सबसे अपनी मैक्सिमम स्थिति पर जाने के बाद लास्ट में उसकी वृद्धावस्था आती है, और फिर अंत में वह ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र और कुछ छोटी छोटी घाटियां बनाते हुए अंत में लास्ट में जाकर वह पेनी प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है, समप्राय मैदान में बदल जाता है। ठीक है, ये डेविस ने कहा था। पेंक ने क्या कहा? उन्होंने कहा, पहली बात ध्यान रखें, डेविस की एक और छोटी बात नोट कर लीजिए। डेविस ने जब ये बात कही तो उन्होंने यह भी कहा कि उत्थान के बाद
कोई भी जो भू आकृति है, भूखंड है, सबसे पहले उसका उत्थान शुरू होता है। उन्होंने उत्थान का जो समय है उसे काफी कम कहा। उसके बाद जब उत्थान हो गया पूरा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अपरदन शुरू होता है। पेंक यहां पर थोड़ा सा उल्टा बोल गए, या आप कह सकते हैं कि उनके विचारों से उन्होंने असहमति व्यक्त की। और उन्होंने क्या कहा, पेंक ने कहा कि किसी भी भूखंड का उत्थान और अपरदन दोनों साथ साथ चलते हैं। उत्थान एवं अपरदन की क्रियाएं दोनों साथ साथ चलती हैं, ये पेंक ने कहा। ठीक है, अब देखते हैं। पेंक ने बल दिया कि भू आकृतियों के रूप उत्थान की अवस्था दर एवं निम्नीकरण की दर से क्या है, संबंधित है। बिल्कुल सही बात। उन्होंने क्या कहा कि किसी की अवस्था का निम्नीकरण यानी अपरदन, है ना, अपरदन मतलब अपरदन के कारकों से जो भूखंड है वे क्या है, बदल जाता है, चेंज होता है। उन्होंने यही कहा कि उत्थान की अवस्था दर एवं निम्नीकरण की दर क्या है, आपस में संबंधित है। ठीक है, यह कथन भी सही है। पेंक का भौगोलिक चक्र मॉडल भू आकृति विकास की काल स्वतंत्र श्रृंखला पर विचार करता है। बिल्कुल, जहां पर डेविस ने काल ऐतिहासिक दृष्टि को ज्यादा महत्व दिया, वहीं पेंक ने इसके ऐतिहासिक दृष्टि, आप कह सकते हैं कि काल को ज्यादा महत्व नहीं दिया। इन्होंने काल स्वतंत्र श्रृंखला पर ज्यादा बल दिया, यानी यहां दूसरा कथन भी पेंक के बारे में क्या है, सही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि चाहे भी किसी भी स्थलाकृति की बात की जाए, डेविस ने क्या कहा, डेविस ने कहा कि जो स्थलाकृति है, मान लीजिए कहीं पर, ठीक है, क्योंकि ये आकृतियों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी भू आकृतियां हैं या विभिन्न भू आकृतियों में समय के अनुसार, जो डेविस का शब्द ध्यान रखेगा, भू आकृतियों में समय के अनुसार क्रमिक परिवर्तन होता है। समय को इन्होंने महत्व दिया, काल को इन्होंने महत्व दिया, जबकि पेंक ने काल को महत्व नहीं दिया। पहला कथन डेविस के बारे में क्या कहा जा रहा है, भू आकृति विकास की स्थानिक निर्भरता श्रृंखला विचार दी, ये गलत है, क्योंकि इन्होंने इसकी कालिक परिवर्तन को महत्व दिया था। ठीक है, किसे, कालिक परिवर्तन, और कालिक भी मतलब समय के साथ। ठीक है, जबकि उल्टा है, ध्यान रखिएगा, जो स्थानिक निर्भरता है उसके बारे में पेंक ने कहा, काल के बारे में या समय के बारे में कहा था किसने, डेविस ने। तो पहला कथन यहां पर गलत हो जाएगा, अपरदन के बारे, डेविसियन के चक्र के बारे में ये पहला कथन यहां गलत है। ठीक है, पेंक ने अपरदन एवं उत्थान की क्रिया एक साथ होती है, यह बात कही, यानी चौथा कथन सही है, तीसरा कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, भू आकृतिक अवधारणा समय आबद्ध अवधारणा नहीं है, ये बात पेंक ने कही थी, जबकि इसका मतलब ये कि ये काल स्वतंत्र श्रृंखला है, समय आबद्ध नहीं है, इसका मतलब ये काल या समय से क्या है, स्वतंत्र है। ये बात पेंक ने ही कही थी। तीनों कथन सही है, 2, 3 और 4, पहला कथन गलत है। देखिए 2, 3, 4 कहां पर है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संकल्पनाएं हैं और दूसरी में विद्वान। ठीक है, ये देखिए तथ्यात्मक प्रश्न आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप यहाँ पर अंक खो देंगे। प्रश्न में ध्यान रखें, प्राइमारम, बी पेडिप्लेन, सी पेनप्लेन, डी पेनिप्लेन। इनके सामने विद्वान है क्रमशः एल.सी. किंग, W.M. डेविस, W. पेंक, C.H. क्रिक में। अब आपको नोट करना है, ये प्रश्न एक तो मार्च 2023 वाले प्रश्न पत्र में ही पूछा गया था, यानी भू आकृति विज्ञान से सोचे इतने प्रश्न पूछे गए हैं। कूट आपके पास क्या है, ABCD, स्मॉल ABCD, 3 1 2 4 1 4 3 2 2 1 3 4 3 1 4 2। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्राइमारम मतलब एक भूखंड के बारे में चर्चा की गई, भू आकृति के चर्चा की गई। प्राइमारम के बारे में चर्चा की थी पेंक ने। पेंक ने ही अपने अपरदन चक्र की अवधारणा में ये बात कही, हालांकि उन्होंने चक्र शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, लेकिन चूंकि अब हमने बताया कि उसका क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ है। पेंक ने कहा कि किसी स्थान में, मान लीजिए कोई भू आकृति है, उत्थान से पहले उसकी जो अवस्था थी, उसकी स्थलाकृति की जो अवस्था थी, जिसे उसने क्या कहा, लगभग संप्राय भूमिहीन आकृति, उसने उस पूरी आकृति को उन्होंने क्या कहा, एक तो समतल होनी चाहिए, ठीक है, भूमिहीन आकृति, उन्होंने इसे ये शब्द दिया था। या आप एकदम स्पष्ट शब्द की तरफ जाएंगे तो उन्होंने कहा था आकृति विहीन, माफ कीजिएगा, यहां भूमिहीन शब्द नहीं होगा, आकृति विहीन होगा, आकृति विहीन, कोई किसी भी प्रकार की आकृति अभी यहां पर नहीं है।
और इस आकृति विहीन भूमि के लिए ही, इस आकृति विहीन समतल भूमि है, देखिए बिल्कुल समतल भूमि है, आकृति विहीन समतल भूमि के लिए ही इन्होंने एक शब्द लिखा था अपने उसमें, जिसे उन्होंने कहा है प्राइमारम्फ। ठीक है, तो किसके लिए ये शब्द है? पेंक ने अपनी बुक में इसका इस्तेमाल किया था, अपरदन चक्र से रिलेटेड जिन्होंने अपने तथ्य दिए थे डेविस की आलोचना में, जिन्होंने बाद में अपने तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो आकृति विहीन समतल भूमि है, उसके बाद फिर उत्थान होता है आगे और स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उस स्थिति में, बिल्कुल प्रारंभिक समय में जो स्थिति बनती है, उसे उन्होंने प्राइमारम्फ कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी उत्थान से पूर्व स्थल खंड के लिए ये उत्थान हुआ, उत्थान से पहले, तो उत्थान से पूर्व स्थल खंड के लिए जिन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था वो है प्राइमारम्फ। किसने यूज किया था? डब्ल्यू पेंक ने। ठीक है, इसका सुमेलन ये सही हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको पता है चीजें तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि डेविस ने पेनिप्लेन शब्द का इस्तेमाल किया। उत्थान के बाद जो अंतिम अवस्था आती है, वहां पर उबड़ खाबड़ मैदान के रूप में जो स्थलाकृति बनती है, अंत में किसी भी भूआकृति के उत्थान के और अपरदन के बाद जो अंतिम अवस्था है, जिसे वृद्धावस्था कहा गया, उसमें जो स्थिति बनती है, जो स्थलाकृति या भू स्थलाकृति प्राप्त होती है हमें, उसे पेनिप्लेन कहा गया। किसने कहा? डेविस ने। तो यहाँ डी सुमेलन हमको पता चल गया, WM डेविस का। अब देखिए, ए का आंसर क्या है? 3 है, और डी का आंसर क्या है? 2। अब आप देखिए, ए का आंसर 3, आपके पास ये भी है और ये भी। डी का आंसर 2, एक में 4 है और एक में 2। तो आपने देखा ऑप्शन डी में है 2, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब यहाँ आपको 2 चीजें जाननी है, एक तो पेडिप्लेन के बारे में जानना है, दूसरा पेनप्लेन के बारे में जानना है। ठीक है, अब आपसे जब पूछा जाए कि पेडिप्लेन क्या है, पेडिप्लेन के बारे में ध्यान रखिएगा। पेडिप्लेन का मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र जो मंद ढाल वाला हो और विस्तृत हो। ठीक है, मंद ढाल वाला हो, उसकी ढाल बिल्कुल कम हो और क्या हो? विस्तृत हो, लेकिन यहां पर तीव्र ढाल वाली कई पहाड़ियां आपको मिल जाएं। ठीक है, मंद ढाल वाला हो, विस्तृत हो और तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां इसमें उपस्थित हो, उसे हम पेडिप्लेन कहते हैं। और पेडिप्लेन के बारे में जिसने सबसे पहले चर्चा की थी वे हैं एलसी किंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो आप देखिए, आप पेनप्लेन के बारे में बात करेंगे तो क्रिक में इसका आंसर हो जाएगा क्रिक में। जब पेनप्लेन के बारे में ये ध्यान रखिएगा, पेनप्लेन एक प्रकार का समप्राय मैदान है, एक प्रकार का, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का समप्राय मैदान है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसमें इस तरीके से इसका निर्माण नहीं होता है। जब भी हम बात करेंगे पेनप्लेन के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन होता है किसके माध्यम से? जो नदियां हैं, नदियों का जो पार्श्विक अपरदन होता है, नदियों के पार्श्विक अपरदन के माध्यम से ही यहां आप ध्यान रखें पेनप्लेन का निर्माण होता है। नदियों के पार्श्विक अपरदन में भी अंदर एक क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। पार्श्विक अपरदन के माध्यम से भी छोटी छोटी अन्य स्थलाकृतियां बनती हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? कई बार आपको उसके लिए शब्द मिलेगा अंतर सरिता। अब उस ध्यान रखें, नदियों के पार्श्विक अपरदन से जो क्षेत्र बना, ठीक है, अब उसमें जो सरिता यानी नदी बह रही है, उसके भी अंदर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। अंतर सरिता क्षेत्र में अब जो अपरदन से क्षेत्र बना, अंतर सरिता क्षेत्र में जो अपरदन से क्षेत्र बना, दरअसल वही पेनप्लेन है, और इसके बारे में CH क्रिस्मे ने बताया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नियमों, संकल्पनाओं और सिद्धांतों को भूआकृति विज्ञान में उद्गम के कालक्रम बिल्कुल पुराने से लेकर अद्यतन यानी नए में व्यवस्थित कीजिए। आपके पास 4 संकल्पनाएं दी हैं, सिद्धांत दिए हैं, नियम दिए हैं। इन सिद्धांतों को आपको वर्ष पता होना चाहिए। ध्यान रखिए, ये भी तथ्यात्मक है, वर्ष पता होगा तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल सही तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ABC 1 2 3 4 आपके पास 4 ऑप्शन है। समरूपता का नियम, गतिक संतुलन सिद्धांत, आकृतिक विश्लेषण यानी डायमॉर्फलाइज एनालाइज, और भौगोलिक अपरदन, मॉर्फलाइज एनालाइज है, और फिर लास्ट में 4th है भौगोलिक अपरदन। आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। और विकल्प क्या है? ABCD 4। ए है 1 2 3 4, बी है 3 1 4 2, 1 4 3 2 और 1 3 4 2। प्रश्न मार्च 2023 की ही प्रश्न पत्र में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधी बात है, अगर आपको ईयर याद है तो आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है,
जब हम समरूपता के नियम की बात करेंगे, समरूपता के सिद्धांत की बात करेंगे, तो लगभग 1785 के आसपास इस सिद्धांत को लाया गया था। हट्टन का आपने नाम सुना होगा जरूर, ठीक है, जेम्स हट्टन, उन्होंने ही इस नियम का प्रतिपादन किया था। गतिक संतुलन के हालांकि कई सिद्धांत हैं, कई नियम भी हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो जो सबसे पहली बार गतिक सिद्धांत या गतिक संतुलन सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई थी, लेटेस्ट पीरियड में की गई थी, लगभग 1960 के आसपास, ध्यान रखिएगा। जब हम आकृतिक विश्लेषण की बात करते हैं, किसी क्षेत्र की आकृति की विश्लेषण की बात जो ईयर में सबसे पहले की गई थी, उनके बारे में एनालाइज किया गया था, ये भी काफी लेटर में हुआ, लगभग 1924 के आसपास ये हुआ, ठीक है। भौगोलिक अपरदन चक्र की बात करें तो भौगोलिक अपरदन चक्र के बारे में जो सबसे पहले शुरुआत की थी डेविसियन ने ही की थी, आप कह सकते हैं डेविस ने ही की थी, लगभग 1899 के आसपास इन्होंने इसे शुरू किया था, ठीक है। अब हम इसे पुराने से नए के क्रम में इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पुराना देखिए क्या है, 1785, ठीक है, यानी नंबर 1, ठीक है। फिर दूसरा 1899 यानी नंबर 4, ठीक है। फिर 1924 नंबर 3, और फिर उसके बाद एकदम लेटेस्ट क्या है, नंबर 2। तो 1432 देखिए कहां पर है, 1432 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा की और उन्हें एनालाइज करके देखा कि क्या क्या किस तरीके से प्रश्न को फ्रेम किया गया है, कैसे उसे पढ़ना है, कैसे उसे समझना है। देखिए, अगर किसी एपिसोड में तथ्यात्मक प्रश्न आएगा तो हम उसे ऐसे ही हल करेंगे, क्योंकि आपको उसके तथ्य के बारे में पता होना चाहिए कि वो दरअसल क्या है, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, शुक्रिया।